हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का आज फर्स्ट डे है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड एनसीईआरटी दोनों में 38 चैप्टर्स हैं, वो सॉल्व करने, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट एनसीईआरटी में 22 चैप्टर, सेकंड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर, टोटल मिला के 38 चैप्टर्स हैं दोनों एनसीईआरटी के। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सेकेंड एनसीईआरटी से। सेकेंड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। चलिए इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जो फीचर्स हैं इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों के लिए। चलिए जरा देखते हैं। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। भाई गैमेटिक फ्यूजन जो होता है वो कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो तो सकता है, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होता। तो गैमीट फॉर्मेशन मे और मे नॉट टेक्स प्लेस इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट गैमेटिक फ्यूजन नेवर टेक्स प्लेस इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर गैमीट का फॉर्मेशन हुआ भी तो उनका फ्यूजन कभी नहीं होगा। यहाँ बात कर रहे हैं गैमेटिक फ्यूजन का, तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के लिए, तो पहला वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है, चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में पेरेंट टू प्रोजेनी कैरेक्टर पास होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पास होता है। नेक्स्ट रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। रिडक्शन डिवीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म आगे जाता है कॉपी होके, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट्स। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, प्रोजेनी होता है, वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लोन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर और लेस सिमिलर होता है, तो यहाँ पर रिजेम्बलेंस होता है। तो यहाँ पर देखें कैरेक्टर कौन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों के लिए सही है, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ मतलब थर्ड ऑप्शन, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के लिए करेक्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए क्लोन टर्म यूज नहीं करते, ऐसा क्यों? तो क्लोन टर्म उसके लिए यूज करते हैं जो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, और अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी वो होता है जो एक पेरेंट से बना होता है, जहाँ पर मिक्सचर नहीं होता, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ पर दो लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ज़रा देखिए, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। बिल्कुल सही है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, क्योंकि दो लोगों का मिक्सचर है, तो वहाँ पर वेरिएशन आ जाता है। यही रीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग के लिए क्लोन टर्म यूज नहीं करते। ये दूसरा हो गया क्वेश्चन। और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड। भाई अगर एक पेरेंट का डीएनए कॉपी हुआ होता, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता, यूनिपेरेंटल होता, तो हम क्लोन बोलते। यहाँ पर दो लोगों का कॉम्बिनेशन है। चलिए, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम, इससे कोई लेना देना नहीं, अलग अलग टाइम पर फॉर्म होते, इसलिए क्लोन नहीं बोलते। डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। चलिए आगे, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, ये बाइनरी फिशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, कह रहे हैं कि किन में पाया जाता है, किसमें कॉमन है। देखते हैं। सम यूकैरियोट्स, भाई कुछ यूकैरियोट्स में पाया जाता है बाइनरी फिशन। ऑल यूकैरियोट में नहीं होता, सारे यूकैरियोट में नहीं, कुछ यूकैरियोट्स में होते हैं। सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में, मतलब बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिशन, कुछ प्रोकैरियोट में। ऑल प्रोकैरियोट्स नहीं, ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं, कुछ यूकैरियोट और कुछ प्रोकैरियोट, मीन्स फर्स्ट और थर्ड। जरा देखिए, फर्स्ट और
ये सी वाला ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ये करेक्ट है। कुछ यूकैरियोट और कुछ प्रोकैरियोट में बाइनरी फिशन पाया जाता है। बाइनरी फिशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहां पर हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ इंडिविजुअल होते हैं डायोसियस और कुछ होते हैं मोनोसियस, और दोनों ही करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, और मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। तो अगर ये यूनिसेक्सुअल है डायोसियस, तो इसमें जो गैमीट आएंगे वो अलग अलग इंडिविजुअल से आएंगे। क्योंकि यूनिसेक्सुअल है इसलिए अलग अलग ये गैमीट आएगा एक अलग इंडिविजुअल से, ये गैमीट आएगा एक अलग इंडिविजुअल से, इन दोनों का होगा फ्यूजन। और मोनोसियस में बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पर जो गैमीट आएंगे दोनों ही, ये दो गैमीट आएंगे वो एक ही इंडिविजुअल से आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो सकता है कि गैमीट अलग अलग इंडिविजुअल से आए, ये भी हो सकता है कि दोनों गैमीट एक ही इंडिविजुअल से आए। तो हमेशा दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जरा देखो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, हमेशा दो इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ये सही है। आगे देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। अभी आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। चलिए तो ये होगा मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं भाई, मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये दोनों नहीं होंगे, ये फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड जरा देखो, ये बी वाला ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अब मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी एग्जिबिट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ। मल्टीसेलुलर एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। भाई ये जाइगोट बना, जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, कह रहे इसमें होता है मियोसिस। द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गी हैज, इसमें मियोसिस होता है जाइगोट में, तो कह रहे उसका एडल्ट क्या होगा। अब जरा देखो, अगर ये डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस हो गई, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मतलब आगे जो फॉर्म होगा ये बनेगा n, और यही जाइगोट में ही होती एम्ब्रियोजेनेसिस, आगे चल के एडल्ट फॉर्म करता है। इसका मतलब इसका जो एडल्ट है वो क्या बनने वाला है, n बनने वाला है, हेप्लॉइड बनने वाला है, क्योंकि जाइगोट में क्या हुई, मियोसिस। तो जरा देखो भाई, हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स एंड डिप्लॉइड गैमिटेंजिया, कह रहे कि जो वेजिटेटिव सेल है वो हेप्लॉइड है, जो गैमिटेंजिया है वो डिप्लॉइड। गैमिटेंजिया मतलब जहां से बनेगा ऑर्गेनिज्म। चलो आगे देखते हैं, वो डिप्लॉइड है, सॉरी जहां से गैमीट बनेगा वो कह रहे हैं, गैमिटेंजिया मतलब जहां से गैमीट बनेगा। तो ये कह रहे हैं हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमिटेंजिया, नहीं, गैमिटेंजिया भी हेप्लॉइड होगा यहाँ पर, जहाँ से गैमीट बनेगा, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। तो इनमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन से होता है गैमीट का फॉर्मेशन। डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमिटेंजिया नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव सेल यहाँ पर क्या बन रहा है, हेप्लॉइड बन रहा है। डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हेप्लॉइड गैमिटेंजिया ये भी नहीं होगा, हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हेप्लॉइड गैमिटेंजिया दोनों ही हेप्लॉइड होंगे। तो यहां पर होगा फिफ्थ का डी होगा करेक्ट। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर का क्वेश्चन, द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम, गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर मेल में गैमीट कह रहे हैं कितना है, 12 क्रोमोसोम है, मतलब कैसा है, n। क्यों भाई, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम है, 12। जरा देखो, इन देयर न्यूक्लियस द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमीट, तो गैमीट बोल रहा है तो फीमेल गैमीट में भी कितने होंगे बोलो, 12, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। एंड जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। तो जाइगोट में कितना हो जाएगा बताओ, 24। एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग, भाई फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, आगे सीडलिंग्स होगी, मतलब सीड बनेगा फिर सीडलिंग होगी, तो बोलो वो भी कैसा होता है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड 24। तो जरा देखो फीमेल गैमीट में कितने, 12 क्रोमोसोम, क्योंकि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। इन्होंने बताया कि मेल गैमीट में 12 क्रोमोसोम थे, तो फीमेल गैमीट में भी 12 ही होंगे। आगे जाइगोट में दोनों का फ्यूजन होगा तो ये 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 24। और आगे उस जो सीड बनेगा, सीडलिंग्स होगी, उसमें भी कितने होंगे, 24। ये 2n होगा, 2n होगा तो कितने होंगे, 24। जरा देख लो 12, 24 और 24, कहाँ पर है ऐसा, 12, 24 और 24, थर्ड वाला। कहाँ कहाँ, इन्होंने मेल का दिया है, मेल गैमीट का, तो गैमीट कैसा है, n, कितने क्रोमोसोम, n इज इक्वल टू 12। क्लियर। पूछा क्या, किसमें पूछा, जरा देखो, क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमीट, भाई तो फीमेल गैमीट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, मतलब ये भी कैसा होगा, n होगा, और n इज इक्वल टू कितने, 12 यहाँ थे, 12 ही यहाँ पर होंगे। जाइगोट, जाइगोट दोनों का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का, ये 2n होगा, तो 2n बराबर कितने हो गए, 24। जाइगोट के बाद बनेगा सीड, और सीड का होगा जर्मिनेशन, सीडलिंग्स, ये भी कैसा होगा, 2n, मतलब कितना, 24। तो देख लो भैया, गैमीट, फीमेल गैमीट 12, जाइगोट 24, सीडलिंग्स 24, कौन होगा, 12, 24 और 24। क्लियर। चलिए ये हो गया 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए यहां पर दिया गया है, हम लोग को देखना है कौन सा करेक्ट है। क्लियर। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, कह रहे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट दोनों साथ साथ रिलीज होने चाहिए, दोनों के बीच सिंक्रोनी होनी चाहिए। अगर मेल गैमीट पहले रिलीज हो गया, फीमेल गैमीट नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फीमेल गैमीट पहले रिलीज हो गया है, मेल गैमीट नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दोनों के बीच सिंक्रोनी होने चाहिए। तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, साथ साथ रिलीज होने चाहिए। चलिए ये करेक्ट है। ओनली अ फ्यू गैमीट्स आर रिलीज इन द मीडियम, नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गैमीट रिलीज होता है, उसमें भी मेल गैमीट ज़्यादा रिलीज होता है फीमेल के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट होने के, मतलब उनके लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं गैमीट्स के, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये गलत है, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। वाटर इज द मीडियम अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा तक होता है वाटर में। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, नहीं, बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं, कम चांस होता है सर्वाइवल का, क्योंकि वहाँ पर प्रीडेटर से डर रहता है। तो एडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते उनको डर होता है कि प्रीडेटर खा न जाए, ख़त्म न कर दे, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड। तो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 हो गया, तो 7 का कौन, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर्स। अब देखते हैं यहाँ पर पिस्टिल ऑफ फ्लावर के लिए, तो पिस्टिल में है मेनी कार्पेल्स, एक पिस्टिल में कई कार्पेल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, ईच कार्पेल में है मोर देन 1 ओव्यूल, एक कार्पेल में एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, ये भी सही है।
ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल, ऐसा जरूरी नहीं है, एक कार्पेल में ढेर सारे ओव्यूल हो सकते हैं, एक ओव्यूल भी होगा और कई ओव्यूल होंगे। ओव्यूल के आप याद रखोगे नंबर ऑफ सीड से, ओव्यूल को आप याद रखोगे नंबर ऑफ सीड से। अगर मेनी सीडेड हैं मतलब कई ओव्यूल थे, वन सीडेड हैं तो वन ओव्यूल होगा। तो ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेनी सीडेड वाले में कई ओव्यूल होता है। पिस्टिल हैज ओनली वन कार्पेल, ऐसा ये कार्पेल है तो पिस्टिल हैज ओनली वन कार्पेल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पिस्टिल में एक ही कार्पेल हो, एक से ज़्यादा भी कार्पेल होते हैं, बाई कार्पेलरी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होती है। तो चूज द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, तो यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट होगा। तो ये ए वाला फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following situations correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग के बीच सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, नहीं भाई, ये कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक बार इनमें नहीं बनता गैमीट, कई बार बनता है, तो ये नहीं होगा। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, नहीं भाई, एंजियोस्पर्मिक एग तो स्टेशनरी होती है, रुकी हुई होती है, लेकिन ह्यूमन का एग स्टेशनरी नहीं होता है, ह्यूमन का एग मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, आता है फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद जरा ये देखो, यहाँ पर ये ओवरी से रिलीज होगा सेकेंडरी ओसाइट जिसे हम ओवम बोल सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद सीलिएटेड इपिथेलियम पाई जाती जो कि मूव कराती यहाँ एम्पुला रीजन तक मूव करके आता है गैमीट। तो फीमेल जो ह्यूमन एग होता है ये मोटाइल होता है, स्टेशनरी नहीं होता, मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं होता। और मोटाइल किसकी वजह से होगा? सीलिएटेड इपिथेलियम की वजह से मूव करके जाता है। मोटाइल का मतलब क्या समझोगे? मूव करके जाता है वहां तक, एक जगह रुका नहीं रहता है, तो ये गलत है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, नहीं, एंजियोस्पर्मिक एग एक जगह रुका हुआ होता है, अभी हमने आपको बताया था। चलिए आगे, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, सिंगैमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये करेक्ट है दोनों के लिए कि दोनों में जो सिंगैमी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन, तो ये करेक्ट है। तो 3 नहीं होगा, सिर्फ चौथा वाला होगा। देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। तो 9 का कौन हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। अपीयरेंस ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ द प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज, कह रहे कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो जनरली नोड से ही निकलते हैं, ऐसा क्यों? नोड पर ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा क्यों? नोड आर शॉर्टर देन इंटर नोड्स, इससे कोई लेना देने नहीं है कि नोड्स छोटे होते हैं इंटर नोड्स इसलिए वहां से निकलते हैं। नोड्स है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है कि नोड्स पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक। अब जरा देखो, अगर ये स्टेम है, ये है नोड, ये कौन है? नोड, ये है नोड, और ये कौन है? इंटर नोड। ये कौन है? इंटर नोड। तो जब नोड से, यहां नोड से, जरा ध्यान देना, जब यहां नोड से स्टेम का इलोंगेशन होता है या लीफ का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बच जाती हैं, और यही मेरिस्टेमेटिक सेल बनाती है एक्सिलरी बड। और ये इसलिए यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल बच जाते हैं यहाँ नोड पर, इसलिए अगर इनको कट करके लगाया जाए तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, तो ये डिवाइड करके जर्मिनेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे नोड्स है मेरिस्टेमेटिक सेल, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नोड पर ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, इससे कोई मतलब नहीं है। नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक, इससे भी मतलब नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process
अपीयर्ड मच लेटर इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। भाई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में अपीयर हुआ मच इलेबोरेट है, ऐसा क्यों? तो जरा देखेंगे यहाँ पर, लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन। लोअर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे इनकी बॉडी डिजाइन सिंपल थी, इसलिए इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, सेक्सुअल नहीं। करेक्ट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स। लोअर ग्रुप्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है और हायर में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, जहाँ तक सेक्सुअल होता है। तो ये करेक्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स। लोअर ग्रुप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप, नहीं भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर में कॉमन होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं, उनमें ज़्यादा तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नहीं होगा। द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़्यादा तक चांस किस में होते हैं? हायर ऑर्गेनिज्म में, मीन्स एंजियोस्पर्म और वर्टिब्रेट्स में। ये करेक्ट है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। जरा देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because, करें कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने आपको बताया था क्लोन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अलग अलग इंडिविजुअल से गैमीट आते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से जीन आते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वो वेरी करते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एग्जैक्ट एक ही पेरेंट से यूनिपेरेंटल होता है, उसी का जीन एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है किसमें? आगे प्रोजेनी में। तो जरा देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। सही है, गैमीट्स ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। तो क्योंकि पेरेंट का अलग था, फादर का अलग, मदर का अलग, और ऑफस्प्रिंग में दोनों का आया है, इसलिए वो अलग होता है, वेरी करता है। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। भाई टू डिफरेंट स्पीसीज नहीं, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग इंडिविजुअल से अपोजिट सेक्स से आते हैं, अलग अलग स्पीसीज नहीं होते, एक ही स्पीसीज होते हैं। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखें कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा, गैमीट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। डायोसियस मतलब अभी आपको बताया था यूनिसेक्सुअल, तो कह रहे यूनिसेक्सुअल खाली एनिमल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट, यूनिसेक्सुअल खाली प्लांट होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही है। डायोसियस एनिमल प्लांट भी हो, डायोसियस प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट, ये भी नहीं, गलत है। तो थर्ड वाला डायोसियस एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, 13 का सी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। भाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा फर्स्ट एनसीईआरटी में कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का डेथ नेसेसरी है, सर्टेन है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। नो एनी सेल्स आर इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इमोर्टल नहीं है। तो ये सिंगल सेल वाले क्यों होते हैं ऐसे? इनकी प्रैक्टिकली डेथ नहीं होती, ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल सेल वालों में इनका जो सेल डिवीज़न होता है, इनकी बॉडी खुद डिवाइड होती है दो पार्ट में, इसलिए ऐसा मानते हैं कि इनकी डेथ नहीं होती, प्रैक्टिकली इनकी डेथ नहीं होती। तो यहाँ पर देखेंगे, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली से कोई मतलब नहीं है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, इनसे भी कोई मतलब नहीं। पेरेंट बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो पेरेंट की बॉडी है वही डिवाइड हो जाती है ऑफस्प्रिंग में, इसलिए हम मानते हैं कि इनकी डेथ नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15,
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन एंजियोस्पर्म बाय एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन, थोड़ा देखिए, द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट डिपेंड करता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं डिपेंड करती रिप्रोडक्शन के लिए, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करती है, फिजियोलॉजी डिपेंड करती है, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ये भी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इन चारों में मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा करेक्ट कौन है, डी वाला, कि ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट भी डिपेंड करता है, उसकी फिजियोलॉजी भी डिपेंड करती है, उसका जेनेटिक मेकअप भी करता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बिल्कुल करेक्ट है, इसी के लिए तो हम लोग टर्म क्लोन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है। ज़ूओस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेक्सुअल नहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ज़ूओस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये गलत है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। हमने आपको पहले ही बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन में और मे नॉट बी टेक्स प्लेस, गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो याद रखना गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो चलिए यहाँ पर ये वाला इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, करेक्ट है। कोनिडिया आर असेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा क्या था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है, ये वाला, तो ऑप्शन ये इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन सही यही वाला होगा, याद रखना। तो ये सारे यहाँ पर हम गलत करेंगे और ऑप्शन सही, हम स्टेटमेंट बता रहे थे आपको, स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है हमने वो बताया। क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कौन करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 3 इवेंट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, एक क्या पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, एक पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, दूसरा पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और नेक्स्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। प्री फर्टिलाइजेशन में आता है गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, एंड गैमीट ट्रांसफर। और इसमें फर्टिलाइजेशन में आएगा गैमेटिक फ्यूजन, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, भाई जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसे क्या बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जरा देखो यहां पर क्या पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जरा देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब गैमीट ट्रांसफर, ये कहां पर आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ये तो होगा नहीं, फॉर्मेशन फ्लावर बाद। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब गैमिटोजेनेसिस, ये भी नहीं होगा, ये हमने इवेंट लिख दिए हैं। तो बोलो कौन सा होगा 17 का, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जरा देखना, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the shoot tip cell of a maize plant is 20. The number of chromosome in the microspore mother cell.
तो इसका शूट टिप जो है वो है 2n। दिया क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप ऑफ द मेज प्लांट इज 20, मतलब 2n कितना है 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम बोलते हैं मियोसाइट, जहाँ से गैमीट बनेगा, वो भी होता है कैसा 2n। ऑफ द सेम प्लांट शैल बी, तो बोलो ये भी 2n है, ये 2n था, 20 दिया, ये भी 2n है, तो कितना होगा इसमें 20 होगा, सेम होगा, तो बोलो 20 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये था आपका एनसीईआरटी सेकेंड। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। 18 क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का फर्स्ट डे था, हम लोगों ने सॉल्व किया 18 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। और आपको ये सारे 18 क्वेश्चंस हमारे एमएस केयर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, उस पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी असाइनमेंट में। ठीक, ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के साथ।